श्रीलंका इस वक्त सख्त मुश्किलात में घिरा हुआ है। लोग गुस्से में सड़कों पर निकले हुए हैं और हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। बहुत से सरकारी मिनिस्टर्स रिजाइन कर चुके हैं। खाने पीने की चीज़ें और फ्यूल की सख्त किल्लत है। पूरे मुल्क में कर्फ्यू लग चुका है और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे पाबंदी भी। आखिर क्या वजह है इस सब के पीछे? क्यों श्रीलंका अपनी 70 साल तारीख की सबसे बड़ी मुसीबत में घिरा हुआ है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं आसान जुबान में इस वीडियो में। Due to a deepening economic crisis, Sri Lanka has now imposed a 36-hour national curfew with श्रीलंका इन दिनों बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार है। मुल्क में ईंधन नायाब है। पेट्रोल खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी दिखाई दे रही हैं। There's no gas, there's no petrol, there is nothing to eat, there is no medicine. What can we do? चलिए शुरुआत करते हैं कि आज के दिनों में इस वक्त श्रीलंका में क्या सूरत हाल है। दोस्तों, श्रीलंका को अगर साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो ये एक छोटा सा आइलैंड नेशन है जिसकी आबादी तकरीबन 22 मिलियन है। इस वक्त श्रीलंका के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। फरवरी 2022 में ये रिजर्व्स अब सिर्फ 2.3 बिलियन यूएस डॉलर्स के करीब हैं, जबकि दिसंबर 2021 में यही रिजर्व्स तकरीबन 3.1 बिलियन यूएस डॉलर्स थे। और अगर थोड़ा सा और पीछे जाएं तो 2018 में ये तकरीबन 10 बिलियन यूएस डॉलर्स के बराबर थे। दोस्तों, जब किसी मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत कम हो जाएं, बहुत गिर जाएं, तो उस मुल्क के लिए बाहर से सामान को ख़रीदना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान में तो हम लोग इंपोर्टेड आइटम्स को ज़्यादातर लग्जरी कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, जैसे सेल फोन्स, लैपटॉप्स, गैजेट्स, गाड़ियाँ एक्सेट्रा। लेकिन श्रीलंका का केस थोड़ा सा मुख्तलिफ है। श्रीलंका बहुत सी ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें, जिसमें से फूड, मेडिसिन्स और सबसे अहम फ्यूल और गैस है, ये सब कुछ बाहर से इंपोर्ट करता है। श्रीलंका के रिजर्व्स अब इतने ही बचे हैं कि वो 1 या 2 महीने तक के गुड्स को इंपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा श्रीलंका पर तकरीबन 9.8 बिलियन यूएस डॉलर्स की मुख्तलिफ डेब्ट पेमेंट्स का भी बोझ है। अब चूंकि इन सब की वजह से श्रीलंका को इन बेसिक आइटम्स को इंपोर्ट करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है और इस वजह से मुल्क को ख़तरनाक हद तक की फूड शॉर्टेज और इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ रहा है। मार्च के महीने में तो टोटल इन्फ्लेशन रेट 18.7% तक पहुंच गया, जो कि पिछले साल अप्रैल 2021 में सिर्फ 3.9% था। अगर सिर्फ फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो वो मार्च के महीने में 30% तक पहुंच चुकी है। प्याज इस वक्त तकरीबन 158 श्रीलंकन रुपीस पर किलो है। आलू 260 श्रीलंकन रुपीस पर किलो है। अंडा तकरीबन आपको 27 श्रीलंकन रुपीस का एक मिलेगा। चिकन 690 श्रीलंकन रुपीस पर किलो। बीफ तकरीबन 1455 श्रीलंकन रुपीस पर किलो। टमाटर 310 श्रीलंकन रुपीस पर किलो। आटा 155 श्रीलंकन रुपीस पर किलो और चावल जो कि श्रीलंका के अंदर प्रोड्यूस होता है वो भी तकरीबन अब 160 श्रीलंकन रुपीस पर किलो है। 2019 के मुकाबले में इन चीज़ों की कीमतों में कितने फीसद इजाफा हुआ वो आप इन तस्वीर में देख सकते हैं। अब बात करें अगर फ्यूल की, तो पेट्रोल इस वक्त 254 श्रीलंकन रुपीस पर लीटर है, जो कि पिछले साल 137 रुपीस पर लीटर था। डीजल इस वक्त 176 श्रीलंकन रुपीस पर लीटर है, जो कि पिछले साल 104 रुपये पर लीटर था। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड 12.5 किलो का LPG सिलेंडर भी अब 2750 श्रीलंकन रुपीस का है, जो कि पिछले साल तकरीबन 1500 रुपये का था। दोस्तों, फ्यूल की शॉर्टेज की वजह से पेट्रोल पंप्स पे लंबी कतारें नज़र आती हैं और लोगों को राशनिंग बेसिस पे फ्यूल बेचा जा रहा है। क्राइसिस इतना संगीन है दोस्तों कि 2 लोगों की सिर्फ पेट्रोल की लंबी लाइन पे खड़े खड़े मौत वाक़या हो गई और हालात के पेश नज़र फ़ौज को भी बुला लिया गया ताकि सिविल वॉर की तरफ जैसे हालात जाएं तो उसको रोका जा सके। फ्यूल शॉर्टेज का इफेक्ट पावर या इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री पर भी देखा जा रहा है। एक दिन में 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, बल्कि कुछ एरियाज़ में तो सिर्फ एक दिन में 4 घंटे लाइट आती है। पेपर इंडस्ट्री भी सख्त मुश्किलात का शिकार है। मुल्क में पेपर की इंतहाई सख्त किल्लत है, जिसकी वजह से श्रीलंका के बहुत से न्यूज़पेपर्स अब सिर्फ ऑनलाइन काम कर रहे हैं। ये क्राइसिस अब इतना संगीन हो चुका है कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के रिटन एग्ज़ाम्स तक भी कैंसिल हो चुके हैं।
श्रीलंकन रुपये की कुव्वत खरीद में इंतहाई कमी हो चुकी है। अगर एक्सचेंज रेट पे नज़र दौड़ाई जाए तो तकरीबन 310 श्रीलंकन रुपीस का $1 हो चुका है, जो कि जनवरी 2022 के महीने में तकरीबन 200 श्रीलंकन रुपीस का था। इस सब की वजह से श्रीलंका की हुकूमत और लीडरशिप को अवाम के शदीद गुस्से का सामना है। 31 मार्च 2022 को श्रीलंका के सदर गोताबाया राजापाक्से के घर के बाहर लोगों का शदीद एहतजाज हुआ और इस एहतजाज के बायस पुलिस के साथ तसादुम में तकरीबन 50 लोग जख्मी हुए। लोगों के गुस्से और एहतजाज की वजह से कैबिनेट के बहुत से मिनिस्टर्स इस्तीफ़ा दे चुके हैं। मुल्क में कर्फ्यू और इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी गई है। दोस्तों, इतनी ख़तरनाक इकनॉमिक क्राइसिस की वजह से कुछ लोगों ने तो अब श्रीलंका से भागना भी शुरू कर दिया है और इस बात का ख़तरा भी है कि रेफ्यूजीज़ की तादाद में और इजाफा भी हो सकता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? आखिर क्या वजह है कि श्रीलंका की इकनॉमिक कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है? दोस्तों, श्रीलंका अपने आइलैंड नेशन, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, खूबसूरत बीचेस और रेन फॉरेस्ट होने की वजह से दुनिया भर के टूरिस्ट में बहुत मकबूल है। 2018 में तो श्रीलंका वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन था। श्रीलंका की जीडीपी में तकरीबन 12% हिस्सा टूरिज्म इंडस्ट्री का है। स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो 2018 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 2.3 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट ने श्रीलंका का रुख किया, लेकिन फिर अप्रैल 2019 में मल्टीपल सुइसाइड बॉम्ब ब्लास्ट से पूरा श्रीलंका गूंज उठा। इन बॉम्बिंग्स को ईस्टर डे बॉम्बिंग्स कहा जाता है। मुख्तलिफ सिटीज़ में 3 होटल्स और 3 चर्चेस को टारगेट किया गया। टोटल 269 लोग इन ब्लास्ट में मारे गए, जिनमें 45 फॉरेन टूरिस्ट थे। चर्चेस की वजह से इन अटैक्स को क्रिश्चियन कम्युनिटी पे अटैक माना गया, जिसके नतीजे में श्रीलंका में एंटी मुस्लिम वायलेंस शुरू हो गए। हालात को कंट्रोल में लाने के लिए फ़ौज को भी बुलाया गया और सोशल मीडिया पे पाबंदी भी लगाई गई। अब इन सब रीजंस की वजह से टूरिज़्म इंडस्ट्री को बहुत धचका लगा, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। रही सही कसर मार्च 2020 में आने वाले कोविड-19 पेंडेमिक ने पूरी कर दी। इस पेंडेमिक ने पूरी दुनिया की टूरिज़्म के साथ साथ श्रीलंका के भी टूरिज़्म इंडस्ट्री को तबाह कर दिया और ऐसे श्रीलंका के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे बोझ बढ़ गया। अब सिर्फ कहना कि टूरिज़्म के बंद होने से श्रीलंका के हालात यहाँ तक पहुँच गए तो ये यकीनन गलत होगा। हुकूमत की भी बहुत सी गलतियाँ शामिल हैं इस सब में। श्रीलंका के सदर गोताबाया राजापाक्से 2019 में इलेक्शन जीत कर पावर में आए। उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में वादा किया कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव करेंगे और इसके लिए वो वैल्यू एडेड टैक्स को 15% से कम करके 8% पे ले जाएंगे और इसके अलावा 7 और मुख्तलिफ टैक्सेस को ख़त्म कर देंगे। अब इसमें बज़ाहिर कुछ गलत नहीं है। जब टैक्सेस कम होते हैं तो लोग ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं, कंजप्शन बढ़ जाती है और ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ में इजाफा होता है। लेकिन गलती यहाँ ये हो गई कि जब टैक्सेस को ख़त्म किया गया तो उसके कुछ ही अरसे बाद कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन्स लग गए। लॉकडाउन्स की वजह से लोगों की कंजप्शन और स्पेंडिंग में ख़ास इजाफा नहीं हुआ और नतीजतन ये हुआ कि उल्टा हुकूमत को शदीद टैक्स रेवेन्यू में लॉस हुआ, जिसने बिलाखिर फॉरेन एक्सचेंज पे भी दबाव को बढ़ा दिया। दोस्तों, इसके अलावा सदर गोताबाया राजापाक्से ने एक और वादा भी किया कि वो पूरे श्रीलंका में ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे। इसी वादे को देखते हुए उन्होंने अप्रैल 2021 में केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की इंपोर्ट और इस्तेमाल पे अचानक से मुकम्मल पाबंदी लगा दी। अब दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग और फूड कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि ये तो इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ समझी जाती है और हकीकत ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ स्लोली शिफ्ट किया जाता है ताकि क्रॉप्स की प्रोडक्शन में ज़्यादा फ़र्क ना आए। लेकिन यहाँ गलती ये हुई कि बगैर किसी प्रॉपर प्लानिंग के ये फ़ैसला अचानक से ले लिया गया। इसका नतीजा ये आया कि श्रीलंका की टोटल क्रॉप्स की प्रोडक्शन में बेइंतहा कमी हो गई। यहाँ तक कि चावल और चाय जो कि श्रीलंका एक्सपोर्ट करता था, वो इस साल 2022 में इनको इम्पोर्ट करना पड़ा। हुकूमत के जहन में ये डिसीजन लेने की एक वजह ये भी थी कि जो पैसे इन पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को इंपोर्ट करने में लगते हैं वो बचाए जा सकें, लेकिन हकीकत में इसका नतीजा उल्टा सामने आया।
हुकूमत को मज़ीद नुकसान तब हुआ जब उन्होंने तमाम किसानों को तकरीबन $200 मिलियन की कंपनसेशन अमाउंट दी, जिनको ऑर्गेनिक फार्मिंग में कम पैदावार होने की वजह से नुकसान उठाना पड़ा था। हुकूमत ने इस गलती को समझा और अक्टूबर 2021 में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पे लगे बैन को ख़त्म कर दिया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। इस सब से श्रीलंका की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर मज़ीद बोझ डल गया। दोस्तों, इसके अलावा श्रीलंका के फूड क्राइसिस के पीछे एक वजह वहाँ का फूड माफिया भी है, जिन्होंने मुख्तलिफ फूड आइटम्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी, जिससे आर्टिफिशली मार्केट में प्राइसेस को ऊपर ले जाया गया। हुकूमत ने मुख्तलिफ क्रैकडाउन्स किए इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों को काबू में लाने के लिए। दोस्तों, इन सब रीज़न्स के अलावा एक फ़ाइनल रीज़न है फॉरेन डेप्ट या बैरूनी कर्जा। श्रीलंका भी पाकिस्तान की तरह बहुत से कर्ज़ों और उनकी वापसी के मसलों में घिरा हुआ है, और ये कोई अभी की बात नहीं। 2017 में श्रीलंका ने तकरीबन 83% अपना रेवेन्यू सिर्फ कर्ज़ों की किस्तें वापस करने में लगा दिए। अप्रैल 2021 तक श्रीलंका पर तकरीबन $35 बिलियन का कर्जा है, और इंडिया, चाइना, जापान, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक कर्ज देने वाले कुछ इंपॉर्टेंट मुल्क और इदारे हैं। इन कर्ज़ों का बोझ अब इतना बढ़ चुका है कि IMF के मुताबिक अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इस काबिल नहीं कि ये कर्जे वापस कर सके। दोस्तों, तो ये थी वो सब वजूहात जिनकी वजह से श्रीलंका का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तेज़ी से श्रिंक कर चुका है और मुल्क के हालात यहाँ तक ख़राब हो गए हैं। अब दोस्तों, नज़र डालते हैं कि श्रीलंकन हुकूमत ने अभी तक कौन से वो इक़दाम उठाए हैं जिनकी मदद से वो इस क्राइसिस से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, श्रीलंकन सदर गोताबाया राजापाक्से ने अपने सेंट्रल बैंक के एग्जिस्टिंग हेड को चेंज करके एक न्यू हेड जिनका नाम है पी नंदलाल को अपॉइंट किया गया है। सदर को उम्मीद है कि पी नंदलाल पॉलिसीज़ में चेंजिंग लाएंगे और IMF से मुज़ाकरात में कामयाबी हासिल कर लेंगे। 17 मार्च को इंडिया और श्रीलंका के दरमियान $1 बिलियन वर्थ की क्रेडिट लाइन डील साइन हुई है, ताकि श्रीलंका ज़रूरी रोज़मर्रा की चीज़ें इंपोर्ट कर सके। इसके अलावा श्रीलंका ने चाइना से भी रिक्वेस्ट किया है कि वो दिए गए कर्ज़ों को रिस्ट्रक्चराइज करे, इसमें नरमी पैदा करे। इसके साथ साथ चाइना ने 2000 टन चावल भी इमरजेंसी एड की सूरत में श्रीलंका के हवाले किए हैं। मैं ये उम्मीद और दुआ करता हूँ कि श्रीलंका इन सब मुश्किलों से अपने आप को जल्द बाहर निकाल लेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान श्रीलंका की इस सिचुएशन से क्या सबक हासिल कर सकता है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में।